प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने भी बिहार डीएलएड परीक्षा के एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया हो, 2026 में होने वाला है, कुछ ही महीने में, अगले महीने में भी पॉसिबल है। और अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर की जरूरत पड़ेगी। टोटल 120 सवाल होंगे, जिसमें से 25 सवाल जो है वो सिर्फ मैथ से बनते हैं। तो कम से कम मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आप भूल जाइए। मैथ्स का टेंशन मेरे ऊपर है। 25 में 25 नंबर अंक लाने की जिम्मेदारी होगी अगर आप सही तरीके से हमारे क्लासेस को देखते हैं, ये सीरीज को देखते हैं। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, एकदम टॉप मोस्ट पॉसिबिलिटी के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, एकदम आप सीखेंगे और अच्छे रैंक के साथ आगे बढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज। क्लियर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। ये सवाल देखिए, ठीक है, सवाल देखिएगा। सवाल के पीछे का जो बैकग्राउंड है उस पर थोड़ा इग्नोर करेंगे आप। ये लाइटिंग वगैरह के कारण पूरा पीछे का जो भी बैकग्राउंड है आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए, है ना। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे हम लोग। आइए, क्वेश्चन क्या है देखिए। बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर है ना, और 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, बहुत आराम से समझेंगे आप कि ये जो समचतुर्भुज होता है ना सर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या है कि ऐसा कुछ, चलिए जरा सा और समय दीजिए। समचतुर्भुज जो है वो एक वर्ग का ही रूप होता है, ठीक है ना। वर्ग ही है समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। इसमें आमने मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है किसी भी समचतुर्भुज में। अगर ये एक्स है ना सर, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज का भुजा भले ही बराबर हो जाए, एक डायगोनल, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे से बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि बराबर बराबर कटते हैं। अगर ये पूरा का पूरा 24 है ना सर, तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकर्ण यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, है ना। और क्या आप याद रख सकते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे कटते हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 90 डिग्री है। आप हमको बताइए, इस तरीके से समकोण त्रिभुज में यदि आप इसको बेस मानते हैं 12, ठीक है, इसको अगर आप हाइट मान लेते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं 5, और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण निकालने के लिए क्या आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कर सकते? कर्ण निकाला कैसे जाता है समकोण त्रिभुज में? इतना का स्क्वायर प्लस में इतना का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो 25 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये ऐड होकर के 169 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल होगा 13। तो बहुत आराम से आप ये समझ पाए होंगे कि ये जो एक्स है ना सर, ये 13 सेंटीमीटर होगा। अब जब चूंकि चारों का चारों भुजा बराबर होता है और अगर एक 13 आ गया तो आपसे तो परिमाप मांगा जा रहा है, आप देख सकते हैं समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे आप? ठीक है, इसी में देख लीजिए ना, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये पहले समझ लीजिए। समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज का अगर आपसे परिमाप पूछेगा, अगर उसका पेरीमीटर पूछेगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा 4 गुना में भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तब आप क्या करेंगे? 1/2 गुना में, एकदम आराम आराम से आपको बता रहे पूरा डिटेल में, पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। ठीक है,
दूसरा विकल्प, ये आपका फॉर्मूला है जो ज्यादातर रिपीट होता है। क्षेत्रफल से सवाल बनता है और परिमाप से। तो परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, हमको इस वाले सवाल में परिमाप निकालना है। 4 गुना में भुजा, और भुजा कितना है तो आप कहेंगे सर 13 है, तो 13 में 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 52 यानी कि 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्लियर है। समचतुर्भुज से सवाल बनते हैं, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए ये दोनों फॉर्मूला को। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, समझिए सवाल को। बोला जा रहा है निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की जरूरत होती है। अगर आप स्टैटिक्स की बात करें, अगर आप सांख्यिकी की बात करें, तो जो हमारे पास पढ़ने के लिए ज्यादातर है वो है माध्य, है ना, और है माध्यिका, और क्या है बताइए, बहुलक। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि हमें संचयी बारंबारता की जरूरत न तो इसमें पड़ेगा और न इसमें पड़ेगा। न तो माध्य में चाहिए आपको संचयी बारंबारता, और न ही बहुलक में चाहिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता की जरूरत सिर्फ और सिर्फ माध्यिका निकालने के लिए होता है। अब से वही पूछा जा रहा है कि क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए माध्यिका, न कि माध्य और बहुलक। ये बिना संचयी बारंबारता के निकाला जा सकता है, ये भी बिना संचयी बारंबारता के निकाला जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा माध्यिका। चलिए ये देखिए, रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है त्रिज्य खंड का परिमाप। अच्छे से समझिएगा, ये है आपका त्रिज्य खंड, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिज्य खंड है। इसका हमसे एरिया नहीं बल्कि परिमाप मांगा जा रहा है। परिमाप किसको बोलेंगे आप, ये पूरा, हाँ सर, ये पूरा और ये, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, ये दोनों त्रिज्या है। त्रिज्य खंड जो है वो कुछ इसी तरीके से तो रहेगा, ऐसा ही तो भाग रहेगा, तो ये तो सेंटर हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा, ये और ये तो ऐड हो ही जाएगा परिमाप निकालने में। चाप की लंबाई सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला जो हल्का मोटा आपको दिख रहा होगा, ये चाप की लंबाई है। इसके लिए फॉर्मूला है आपका पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, हल्का सा मिस्टेक है, बटा में 180 डिग्री। क्लियर, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री आपका चाप का लंबाई होगा, है जी। और क्या, अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे कल होकर के, अगर इसका क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है, तो सर एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आप समझिए कि हमको क्या चाहिए, हमको तो चाप की लंबाई निकालनी है। चाप का लंबाई निकलेगा तभी तो परिमाप निकलेगा सर, तो निकाल दीजिए चाप का लंबाई। देख लीजिए पाई, ये हमने लाइन खींचा, ये है सर पाई, आर यानी कि रेडियस, देख लीजिए 10.5, 10.5, समझिए बात को, 10.5 क्या है, 21/2 है, 10.5 ही तो है। 21 में 2 से भागा देंगे तो 10.5 ही ना होगा। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं करना है, क्या हो जाएगा 21/2, पाई हो गया, आर हो गया, थीटा सर 60 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और बटा में कितना होगा तो सर 180। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार में। 7 से ये कटेगा 3 बार में, 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। क्लियर है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला कितना निकला तो आप कहेंगे सर 11। ये क्या है सर, रेडियस, और ये वाला भी क्या है सर, रेडियस। रेडियस दिया हुआ है 10.5 यानी कि 21/2, जितना यहाँ उतना यहाँ, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 + 21 बोले तो 32 सेंटीमीटर हो गया सर, क्या बोलेंगे, परिमाप।
त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया 32 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपसे एरिया पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमें तो परिमाप से मतलब था। चलिए ये सवाल देखिए। देखिए, निम्न में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है ना। अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम उसको भाग देंगे, तो वो दो कंडीशन है, चाहे तो वो शांत होगा और नहीं तो फिर अशांत होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर कोई भी संख्या डिवाइड करेंगे, सपोज करें आप 2/5 कर रहे हैं या 12/5 है, तो 12 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा या ना कटेगा वो तो देखना पड़ेगा। अगर वो कट गया तो उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो अशांत दशमलव। क्लियर है? ठीक है। देखिए, शांत दशमलव में उतना टेंशन नहीं है, इसका कोई टाइप नहीं है। अशांत कंडीशन में दो कंडीशन हो जाएगा। फिर अशांत में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 10 में 3 से भागा दिया, तो ये 3.3333 लगातार चलते चला जाएगा। मतलब ये ना कि ये अशांत है, कट ही नहीं रहा पूरा पूरा, समझ रहे हैं? ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये लगातार चलते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कटेगा भी नहीं और संख्या रिपीट भी नहीं करेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए शुरू में 4 से लगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, 4 से लगेगा, 9 से लगेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्ती बोले तो रिपीटिंग। और इसको क्या हो जाएगा? ये अनावर्ती हो जाएगा। ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये अनावर्ती है, बात समझ में आ रही है? नॉन रिपीटिंग है ये। इसमें संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसका कोई टाइप नहीं है। दूसरी बात कि शांत होने के लिए जो हर है ना सर, हर बात को समझिएगा एकदम आराम से। शांत होने का कंडीशन क्या है कि हर में, हर किसको बोलेंगे? 85, 105, 160, 155। हर में चाहे तो 2 पर पावर समथिंग रहे, या फिर 5 पर पावर समथिंग रहे, या फिर दोनों रहे। फिर से, सिर्फ 2 रहेगा ओके, सिर्फ 2 रहेगा 7 दशमलव बटा में, मतलब 2 पर पावर कुछ भी रहे, उससे क्या दिक्कत है। सिर्फ 5 रहेगा फिर भी ओके। अगर 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, फिर तो डबल ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, देखिएगा, इसको हम हटा रहे हैं, सब हटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। देखिएगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, मान लीजिए ये 64/155 है। ठीक है, पहली बात कि क्या ये और सिंप्लीफाई होगा, क्या ये और कटेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। ये जो 155 है, जब आप इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो ये 5 बार में लगेगा। 5 से लगेगा कितना बार में? 31 बार में। बात समझ में आ रही है? 155 जो है वो 5 गुने 31 है। हमने आपको क्या बताया कि सिर्फ 5 रहता तो ठीक था, सिर्फ 2 रहता फिर भी ठीक था, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है ना, 3 आ गया, 21 आ गया, मतलब 11 आ गया, समझ रहे हैं, 9 आ गया, 31 आ गया, तो ये शांत दशमलव नहीं हो पाएगा किसी का। इसी को आप देखिए ना, 15/85 है चौथा वाला, तो 5 से पहले काट लीजिए, 5 से 3 बार में और 5 से 17 बार में, बताइए तो नीचे में 17 आ गया, ना 2 है ना 5 है। ठीक है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 17/105, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 17/105 को क्या लिखेगा? बताइए, 105 को क्या लिखेगा? तो सर हम इसको फैक्टर करेंगे, कर लीजिए ना भाई। 3 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में, समझ रहे हैं? नीचे में क्या है? 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ तो ये भी इलीगल आ गया, ये भी इलीगल आ गया, हमको तो सिर्फ 5 चाहिए था। तो ये थर्ड वाला भी शांत दशमलव नहीं संभव है, समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है। आप चाहें तो देख सकते हैं चेक करके। क्या करना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड 160 है ना सर, लगाइए 2 से 80 बार में, लगाइए 2 से 40 बार में, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, समझ रहे? 3 बटा में 160, 160 मतलब 2, 2, 3, 4, 5, 2 कितना बार?
5 बार, और 5 कितना बार, 1 बार। हमने आपको बताया सिर्फ 2 रहे फिर भी ठीक है, सिर्फ 5 रहे फिर भी ठीक है, दोनों आ गया फिर भी वो शांत दशमलव हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, शांत दशमलव। ठीक है, आज के बाद शांत और अशांत में आप कभी गलत नहीं करेंगे, एकदम ये कसम खा लीजिए बिल्कुल। चलिए, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है? देखिए पूरा हम आपको कंडीशन बता देते हैं, पूरा कंडीशन देख लीजिए। एक समीकरण है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप सी देख रहे हैं वो बराबर के उधर भी हो सकता है, लीजिए ज्यादातर बराबर के बाहर साइड ही मिलता है, समझ रहे हैं, बराबर सी। उसी तरीके से डी एक्स प्लस में ई वाई बराबर में एफ। क्लियर है? कंडीशन क्या है सो देखिएगा, ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई। ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई। वैसे स्थिति में क्या होगा बताइए, तो इसका केवल एक हल होगा, ये एक लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अविरोधी समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? अविरोधी। क्लियर है? और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। ए बटा डी बराबर है बी बटा ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ। ऐसी स्थिति में इसका एक भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे विरोधी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन देखिए, सारा का सारा बराबर हो जाएगा, ए बटा डी का वैल्यू, बी बटा ई का वैल्यू और सी बटे एफ का वैल्यू, सारा का सारा आपस में बराबर होगा, और जब सब बराबर होगा ना तब हम बोलेंगे अनंत हल होगा सब, और इसको नाम दिया गया है आश्रित समीकरण युग्म। क्लियर है? एकदम दिमाग में बिठा लीजिए ठोक ठाक के इसको, सवाल यही सब दिखेगा आपको ज्यादातर। देखिए सवाल, ओए आ जाओ, क्या था? अनगिनत हल। तो जब उसका अनगिनत हल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आश्रित बोलेंगे। अभी तो लिखे भाई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जब अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा, तो समीकरण को हम क्या बोलते हैं? तो आश्रित बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यही ना सवाल था, बस याद है तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, नथिंग स्पेशल। ये देखिए, दी गई आकृति में से त्रिभुज BDE, ट्रायंगल देख रहे हैं आप, BDE के सभी कोणों को ज्ञात करें। देखिए कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं, आपको ये पता होना चाहिए बस कुछ रूल। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, वो देखिए इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं BD और E। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो एंगल E कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं बाहरी का एकांतर कोण, ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब आप बताइए कि यदि दो ट्रायंगल में एक है 60 और एक है 70, तो 130 तो ऐसा ही हो गया, 180 होता है सॉरी, तो कितना डिग्री बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। 50, 70, 60 हो सकता है वो आगे पीछे रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। 50 है, 60 है, 70 है। ठीक है, बस बिल्कुल आसान था ये, बिल्कुल आसान था। ये देखिए, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है? प्रतिच्छेदी रेखा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटेंगे? कितने पॉइंट पे काटेंगे? आप कहेंगे सर एक पॉइंट पे, और ये रेखाएं एक दूसरे को जितनी मतलब बिंदुओं पर काटते हैं ना, हलों की संख्या उतना ही होता है। समझ रहे हैं? अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों में कॉमन होगा, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी कितना होगा? एक होगा, क्योंकि एक जगह पे एक बिंदु पे कट किया जा रहा है, बस नथिंग स्पेशल। देखिएगा, 400 रुपए अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा जाएगा। बात को समझिएगा, 8% का 2 क्रमिक बट्टा। यदि दुकानदार 16% का अकेला बट्टा देता तो उसको कितने रुपए की हानि होती? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत आराम से समझिएगा। आपसे बोला क्या जा रहा है कि एक दुकानदार बोल रहा है कि पहले हम 8% का डिस्काउंट देंगे,
फिर 8% का डिस्काउंट देंगे 2 बार। कोई दूसरा दुकानदार बोल रहा है भैया ये तो हमसे संभव नहीं है, हम आपको सिर्फ एक ही डिस्काउंट देंगे, सिर्फ और सिर्फ 16% का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो डिस्काउंट है वो इस वाले डिस्काउंट से ज्यादा होगा, बेटर होगा। ठीक है, 16% का डिस्काउंट बड़ा होगा, और जब दुकानदार ज्यादा छूट देगा, बड़ा छूट देगा, तो हानि तो पॉसिबल है, हानि तो होना ही है। ठीक है, कितने का डिफरेंस होगा परसेंटेज में, कितने का अंतर होगा? जब भी जोड़ बराबर हो, कहने का मतलब यहां भी 8 और 8 16, यहां पर भी अकेले 16। ठीक है, ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, वो दोनों को गुना में कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए, और ये लगा दीजिए परसेंट। तो रामबान है ये बिल्कुल। इतने परसेंट का अंतर होगा दोनों के विक्रय मूल्य में। नहीं समझ में आया? एक बार और, एक दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 12% और 12% का डिस्काउंट देंगे, 12 12 24। दूसरा दुकानदार बोल रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ 24% का डिस्काउंट देंगे। तो पहली बात कि बेटर कौन सा होगा कस्टमर के लिए? 24% का डिस्काउंट। कितने परसेंट से बेटर होगा? तो ये दोनों जोड़ बराबर है ना, 24 24, ये दोनों को गुना कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए, और लगा दीजिए क्या? परसेंट। बस इतने परसेंट का अंतर होगा रुपया में। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सेम अठी समझिएगा, अठी 64 बटा में 100%, इतने परसेंट का अंतर होगा, इतना परसेंट का लॉस होगा। अब आप देख लीजिए सवाल में कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, तो आप कहेंगे सर 400। ठीक है, समझिएगा 400, तो 400 का 64 बटा 100, और परसेंट के कारण भी तो आएगा ना 100। ये लीजिए, इतने प्रतिशत का नुकसान होगा दुकानदार को, कस्टमर को तो फायदा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 64 में 4 से गुना कर दीजिए, 256 बटा में हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, 2.56 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं बहुत आसानी से बना पाएंगे, बहुत झटके में बना पाएंगे इसको। आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, बोला जा रहा है कि ये समीकरण दिया हुआ है, यहां और यहां अनगिनत हल हो, तो k का मान क्या होगा? हम बार बार आपको ये इस वाले पैटर्न पे बोलेंगे, आप इसको जरा सा जरूर याद रखिएगा, बार बार हम लोग को लिखना ना पड़े, देखना ना पड़े। ये देखिए, अनगिनत हल, कभी बोल देगा एक हल, कभी बोल देगा शून्य हल। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन है? देखिए, सारा का सारा बराबर होना चाहिए, है ना? सारा का सारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है ना सर? इतना इतना बटा में इतना, 2/4 बराबर y का कोएफिशिएंट y 3 और y के बराबर में 5 बटा में 10। कोई भी दो को लेके बना दीजिए, जब सब आपस में बराबर है, जब सब बराबर है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, बना दीजिए इसको, क्या दिक्कत है? ये कैंसिल हो गया, 2 बार में k में 1 से गुना कर देंगे k, और 2 में 3 से गुना कर देंगे 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम ध्यान से आपको समझना चाहिए सारा। ये देखिए, ये बोला जा रहा है कि 11.23564 क्या है? अभी जो हम लोग शांत और अशांत बता रहे थे, है ना, ये माथा पर क्या है? रेकरिंग है, यानी कि 11.23564, फिर 564, फिर 564, ये लगातार रिपीट होते जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब लगातार रिपीट होगा ना, तो जैसे कहने का मतलब देखिए 2.3 है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 23 है, एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एगो जीरो डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, होगा कि नहीं? लेकिन इसमें तो कितने अंक के बाद पॉइंट है ये तो बताया नहीं जा सकता, तो आप नीचे में जीरो तो लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते, तो इसको हम क्या दर्जा देंगे? इसको क्या बोलेंगे बताइए? तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं? फिर से मान लीजिए ऐसे रह गया 2.4 ऐसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अपरिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद के हल है?
चार ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आप याद करिए कैसे पढ़े थे 10th क्लास में। फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देते हैं तो तोतिया 6 हो जाएगा, होगा ना 6। तो 6 कहां से आएगा? तो आप कहेंगे सर -6x में से एक x हम घटा लेते हैं, 6x में से एक x घट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 5x, और यही दोनों आपस में गुना होकर के हो जाएगा 6x²। बस 2x आप कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। 2x प्लस 1 और एक बार बराबर के अंदर वाला x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर है? 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या होगा? तो -1 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। लीजिए, यहीं से आप आंसर लेके आ गए। दूसरा क्या होगा? माइनस वाला बराबर को उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। 3 तो है भी नहीं ऑप्शन में। ना समझ आ रही है? एकदम बेसिक तरीके से फैक्टर किया गया है, ताकि अगर आप एकदम बेसिक्स मतलब सीखना चाह रहे हो फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, C के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल समान होंगे। देखिए, मूल समान होने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं, मूल समान होने के लिए कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हमको c का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं कि क्यों ना b² है, ये पूरा इसको बराबर के उधर लेकर के चला जाए सर, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहां से c बराबर क्या होगा? हमको तो c का वैल्यू निकालना है, b² बटा में हो जाएगा 4a। बस, है ना? मूल बराबर होने के लिए c बराबर b² बटा 4a होना चाहिए। b² बटा 4a ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यही सब जो है ना 10th के जो सिलेबस का जो मतलब क्वेश्चन है उस पे ज्यादा पकड़ बनाइएगा, सवाल वहीं से बनेगा। cos 0 डिग्री एकदम सारा वैल्यू याद होना चाहिए। हम फिर से आपसे बोलेंगे, एकदम रट जाना है सारे वैल्यू को। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, √2 इंटू cos 45 होता है 1/√2। cos 45 1/√2, लेकिन ये तो sec 45 है, cos का उल्टा, तो ये भी उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा √2 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। कुछ सवाल में गलती लग रहा है, ये तो है ना, सवाल में गलती है। जरा सा रुकिएगा, एक बार हल्का सा चेक कर लेते हैं हम, क्या होना चाहिए था इसमें। √3 tan 30 डिग्री है, हल्का सा मिस्टेक हुआ है टाइप करने में। यहां पर आप √3 लगा देंगे, सॉरी, यहां पर √3 लगा देंगे। ठीक है, √3 tan 30 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा √3 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है, 1 प्लस √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया सर, √3 से √3 माइनस 1। अब ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ले देकर के आंसर क्या बच गया? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर एरर था, और ये सारा वैल्यू आपको ध्यान में होना चाहिए, एकदम सवाल मिलेगा और बनेगा भी एग्जाम में। 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 18। आप बताइए, 5 संख्या है, ठीक है, अगर पांचों संख्याओं का माध्य 18 है तो पांचों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 90। टोटल जोड़ निकालने के लिए दोनों को गुना कर दिया जाता है। ओके ना? अब क्या, यदि एक संख्या हटा दी जाए, 5 में से एक संख्या हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो माध्य हो जाता है कितना? 16। तो टोटल जोड़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। फिर से बताइएगा, ये कितने संख्याओं का जोड़ है? ये तो आप कहेंगे सर ये तो 5 संख्या का जोड़ है। और ये कितने संख्याओं का जोड़ है? तो आप कहेंगे सर ये तो 4 संख्याओं का जोड़ है। समझ रहे, ये 5 संख्या और ये 4 संख्या, इसका मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा जो हटाया गया है वो कौन सा संख्या है? तो आप कहेंगे सर 26। नहीं, इतना तो समझ सकते हैं, ये 5 संख्या का जोड़ है और ये 4 संख्या का जोड़ है, यानी 26 कम है, तो जो संख्या निकाला गया है
जो संख्या हटाया गया है वो कितना है, तो 26 है। बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। समान आकार के 8 ठोस गोले, 8 ठोस गोले एक बेलन के पिघलने से बने हैं। एक बेलन को पिघला करके 8 गोला बनाया गया है, जिसका आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का व्यास बताइए, ठीक है। फिर से एक बेलन को पिघलाएंगे इस तरीके से, एक बेलन को पिघलाएंगे और इसको पिघला करके गोला बनाएंगे, तो कितना गोला बना है, 8, ठीक है। ये दोनों का आयतन अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसी को पिघला करके तो ये बनाया गया है सर, है ना, 8 को बनाया गया है। तो समझिएगा बात को, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में, मतलब 10th के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है फॉर्मूला। मेंसुरेशन आपको पकड़ होना चाहिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो सवाल में दिया हुआ है कि इस बेलन को पिघला करके 8 गोले बनाए गए हैं, बराबर बराबर 8 गोला बनाया गया है। बात समझ में आ रही है। इसके बेलन के आयतन में जब हम 8 से भागा देंगे ना, तो वो एक गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब मान लीजिए कि इस बेलन का जो पूरा का पूरा आयतन है वो 80 है ना। अब इसको पिघला करके हम 8 को गोला बनाएंगे, तो हर गोला का आयतन 10-10 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। 10-10 होगा तब ना टोटल 8 हो रहेगा, 80 हो जाएगा। तो भागा दिया जा रहा है 8 से। क्या कर सकते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल है, ठीक है। आर स्क्वायर एच, आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 गुने 3, ऊंचाई कितना 32 सेंटीमीटर बटा में 8, बराबर इधर है 4/3 आर क्यूब। बोलिए क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 8 चौ 32, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। चलिए जब हम क्रॉस करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 पर पावर, है कि नहीं, 3 गुने 3 गुने 3 3 बार रहेगा, ये कैंसिल है सर। तो यहां से रेडियस निकल गया आपका किसका, गोला का 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या मांगा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर व्यास मांगा जा रहा है। तो व्यास जो है रेडियस का क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर 2 है। ये देखिए, रैखिक समीकरण x + y = 10 का ग्राफ कैसा होगा। देखिए सीधा सीधा हम बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, मान लीजिए दे दे 2x + 3y = 5, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे, कुछ भी x - 3y = 9, इसका ग्राफ कैसा होगा, एकदम सीधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम सरल रेखा रहेगा। समझ रहे, कुछ भी ऐसा इक्वेशन देते, सिंगल इक्वेशन आप उसको आराम से बोलिए सरल रेखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सरल रेखा होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो वो उसका अंकित मूल्य 10% बढ़ा देगा, यानी 110। यहां तक ठीक है। 100 में खरीद के लाया है, 110 रुपए उस पर स्टिकर लगा दिया। अब क्या, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, बट्टा हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, जिससे उसे 1% की हानि होती है। लीजिए, दाम बढ़ा करके रखा जरूर है, लेकिन जब वो बेचा ना तो नुकसान पे बेच दिया। 100 रुपया का वस्तु कितना में बेचा, 99, 1%। 100 का वस्तु 99 बिका, 1% का लॉस। उसने कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, फिर से समझिएगा, 100 रुपया का वस्तु कितना में बेच दिया, 99 में। उसका दाम कितना रखा था वो, 110, तो कितना छूट दिया, 110 का वस्तु 99 में बिक रहा है, कितना का छूट हो रहा है बताइए आप, 99 और 100, 11 गुना में 100 बटा में 110, है ना। आप यह ना कहिए कितने का डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे सर 11 का डिस्काउंट है। समझ रहे हैं, तो 11 जो है वो 110 का कितना परसेंट है, ऐसे ना निकालिएगा। वही तो हम कर रहे हैं, छूट गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 11 से 11 कट गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था, तो आप कहेंगे सर 10% का।
10% का डिस्काउंट था। ठीक है, चलिए ये देखिए, यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हो, दो सर्कल, एक वृत्त यहां है और एक वृत्त यहां है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। इस व्हाइट वाला पॉइंट देखिएगा, एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो होना चाहिए था यहां पे, तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है? स्पर्श बिंदु पर, इस स्पर्श बिंदु पर हम कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस पॉइंट पर? तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक। ठीक है, समझ में आ रही है? कंडीशन समझिएगा, अगर ये दोनों सटा हुआ है, ये दोनों इस तरीके से सटा हुआ है, तो एक ही बिंदु पर सटा हुआ है, तो इस एक बिंदु पर मात्र हम एक स्पर्श रेखा जो है वो खींच सकते हैं। समझ रहे हैं? वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करेगा ना ये, उसको नाम दिया जाता है स्पर्श बिंदु। समझ रहे हैं? इस छोटा छोटा चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ये स्पर्श बिंदु है और यहां से लेकर के यहां तक यह स्पर्श रेखा है, और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो कितना स्पर्श बिंदु खींचा जाएगा स्पर्श रेखा? तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट, सिर्फ एक टेंजेंट। ये देखिए, P का वह मान क्या है जिसके लिए ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दो बिंदु है, एक बिंदु है P, जिस P इसका कोऑर्डिनेट है 2, और दूसरा जो है वो बिंदु है Q और उसका दिया हुआ है 10, y, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है? 10। लगा देंगे ना सर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? लिख रहे हैं फॉर्मूला, देखिएगा, डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर होगा, बीच में प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, x1 y1 x2 y2, रूट अंडर x1 माइनस x2। क्लियर है? x1 माइनस x2। आप यहां से यहां जाइए या यहां से यहां निकालिए, डिस्टेंस बराबर होगा। 2 माइनस 10 करिए या 10 माइनस 2 करिए, डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो हम 10 माइनस 2 कर रहे हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा इसीलिए। प्लस हो गया, बीच में प्लस y1 माइनस y2, हम फिर से बोलेंगे y माइनस 3 में से y को घटाइए या फिर y में से माइनस 3 को घटाइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक ही बात है, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? दूरी कितना दिया हुआ दोनों का? 10, बराबर में क्या होगा? तो 10 हो गया। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा। रूट अंडर, हम तो बोलते हैं कि पूरा का पूरा रूट को उधर लेके चले जाइए। ये कितना है? 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, ये पूरा का पूरा रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 64 को बराबर के उधर घटाइए, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये जो 64 है बराबर के उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा? 36 बचेगा। होगा कि नहीं होगा? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने की गलती ना करें, समय बर्बाद होगा। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर बराबर के उधर लेके चले जाइए, बात को समझिएगा। 36 का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। जब रूट, ये वाला रूट उधर जाए तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो वापस रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 36। और रूट 36 का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 6, प्लस भी 6 माइनस भी 6। ठीक है, y प्लस 3 बराबर 6, और क्या संभव है? y प्लस 3 बराबर माइनस 6, दोनों संभव है। y बराबर, ये प्लस वाला उधर चल जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। यहां देखिए y बराबर माइनस 6 तो पहले से है, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो गया y बराबर 3 और ये हो जाएगा y बराबर माइनस 9। ठीक है, तो ये है आपका एकदम एक एक स्टेप हमने आपको बताया हुआ है। -9 और 3, ये है उनका आंसर, 3 -9। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल करते हैं। दो बिंदुओं के बीच का दूरी ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एकदम कंफर्म तरीके से पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे अंक आएंगे। मैथ्स का गारंटी पूरा का पूरा मेरा है।
25 में 25 नंबर आप लाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी इसका पीडीएफ लेने के लिए अगर आप डाउनलोड करके पीडीएफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल प्लस ICS को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं और भी इसी तरीके के शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।